हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जिस पर मृत्युंजय बोला, ठीक है मेरे साथ ऑफिस चलो। महक आंखें बड़ी कर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, कैसे जिद्दी आदमी हो यार, मैं आपके ऑफिस में क्या करूँगी। मृत्युंजय अपना नाइट ड्रेस खोलते हुए बोला, वही जो मैं करूँगा, मेरा हाथ बटाना, मुझसे बातें करना। मृत्युंजय की हरकत और बातों को सुनते हुए महक बाहर जाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना और आप ही नहा लो पहले। मृत्युंजय जल्दी से जाकर वॉशरूम के दरवाजे बंद कर महक के सामने आकर बोला, तुम तो फंस गई। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, ये चीटिंग है। मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर बाथटब की तरफ ले आता है और पहले बैठकर खुद महक को अपनी गोद में बैठाते हुए कहता है, मृत्युंजय सारंग कभी चीटिंग नहीं करता। इतना कहकर मृत्युंजय महक के लाल पड़ चुके चेहरे को देखता है, जो कि हॉट वाटर के कारण पूरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाता है। महक का चेहरा मुरझा गया था, वहीं मृत्युंजय के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। मृत्युंजय महक को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाते हुए बोला, इतनी भी ज़्यादा आलसी मत बनो महक, मैंने इंटीमेंसी के अलावा सब कुछ किया है। महक मिरर में मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, सच में? सभी कहते हैं कि मैं इतनी पतली क्यों हूँ, ये नहीं देखते कि मेरा पति पहलवान जैसा है और हमेशा मेरी सारी एनर्जी चूस लेता है। मृत्युंजय महक के बाल को ठीक करते हुए बोला, तुम्हारा पति इतना हॉट है कि उसकी हॉटनेस के आगे हमेशा तुम्हारी नीयत खराब हो जाती है। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बना लेती है तो मृत्युंजय क्लोजेट की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद एक शॉपिंग बैग लाकर महक के हाथ में रख देता है। महक मृत्युंजय को देखती है, जो कि अपने बिजनेस सूट में रेडी था, और बैग की तरफ देखते हुए कहती है, इसमें क्या है। मृत्युंजय महक के बात पर उसे इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे लिए एक तोहफा मेरी तरफ से, सो वियर इट एंड गेट रेडी क्विकली। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मृत्युंजय देखिए, महक मैं अभी तुम्हें पूरी तरीके से स्कैन के साथ टेस्ट करके बाथरूम से बाहर आया हूँ, तुम फिर से देखने की बात कर रही हो। मृत्युंजय ने थोड़ी टीज के साथ मज़े लेते हुए कहा। मृत्युंजय के चेहरे पर महक चिढ़ जाती है, उसके हाथ से बैग लेकर देखती है, जिसके अंदर सफ़ेद कलर की फुल स्लीव वाली घुटनों के नीचे तक गाउन थी। महक उन कपड़ों को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, कोई फंक्शन तो नहीं है तो मैं इसे क्यों पहनूं, मैं साड़ी में कंफर्टेबल रहती हूँ। मृत्युंजय आंखें रोल करते हुए बोला, तुम वो पहली लड़की हो जो साड़ी में कंफर्टेबल रहती हो। हाउ एनीवन। महक उस बैग को बिस्तर पर रखकर क्लोजेट की तरफ जाते हुए बोली, बिल्कुल सही, मैं अनोइंग हूँ। मृत्युंजय थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, महक मैं तुम्हें एकेडमी जाने नहीं दूंगा। तभी मृत्युंजय के कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। मृत्युंजय जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने अमृत खड़ा हुआ था। अमृत को देखकर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, हमेशा तुम्हारी बीवी आते हैं टपकू की तरह, आज तुम यहाँ पर कैसे टपक गए। अमृत थोड़ा परेशान होकर बोला, शोभित कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मृत्युंजय अमृत की बात पर थोड़ा इरिटेट होकर बोला, यार इन दोनों भाई का दिक्कत क्या है, एक लड़की के लिए तमाशा कर रहा है और एक शादीशुदा होने के बाद तमाशा कर रहा है। ये कहते हुए मृत्युंजय अपने कमरे से निकलकर शोभित के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मृत्युंजय शोभित के कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, शोभित। मृत्युंजय के दरवाज़ा खटखटाने पर भी शोभित दरवाज़ा नहीं खोलता, जिस पर मृत्युंजय अमृत से कहता है, रुको मैं दूसरी चाबी लेकर आता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय जाने लगता है कि कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। मृत्युंजय के कदम रुक जाते हैं और वो अपना सिर घुमाकर देखता है, जहाँ पर शोभित आंखों में नींद लिए शर्टलेस खड़ा हुआ था। मृत्युंजय शोभित को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए सख्त आवाज़ में बोला, क्या हो रहा है शोभित। शोभित अपनी आंखों को मलते हुए मृत्युंजय की तरफ देख कर बोला, क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। मृत्युंजय और अमृत एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर अमृत शोभित के हाथ को पकड़कर कहता है, चलो स्टडी रूम में। इतना कहकर अमृत कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और शोभित को लेकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है।
मृत्युंजय और अमृत शोभित को लेकर स्टडी रूम में आते हैं। मृत्युंजय टेबल पर रखे पानी को उठाकर शोभित के मुंह पर फेंकता है, जिससे शोभित की सारी नींदें गायब हो जाती हैं और वो पानी को साफ करते हुए कहता है, व्हाट द फक ब्रो। मृत्युंजय शोभित को घूरते हुए बोला, क्या किया है तुमने अदिति के साथ। मृत्युंजय की बात सुन शोभित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफ है मेरी, ये हम दोनों के बीच की बात है। मृत्युंजय शोभित की बात सुन अपने दांत पीस कर बोला, अपने मिस अंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन का सारा गुस्सा तुम अदिति पर निकालना चाहते हो और कहते हो कि ये हम दोनों के बीच की बात है। शोभित गहरी सांस लेकर बोला, ब्रो डोंट इंटरफेयर फॉर माई लाइफ, मैं अपनी बीवी को संभाल सकता हूँ। मृत्युंजय शोभित की बात सुन अमृत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे मेरी वाइफ को लेकर बाहर जाना है, तुम अपने कमरे में जाओ। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, मृत्युंजय अमृत को हाथ दिखाकर बोला, कुछ नहीं, किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय को जाता हुआ देखकर अमृत शोभित की तरफ देखकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, उसे ऐसे ही जवाब देना चाहिए था। इतना कहकर अमृत भी स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। शोभित फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ दीवार पर पंच करता है और गुस्से में स्टडी रूम से बाहर निकल अपने कमरे में आ जाता है तो देखता है अदिति बिस्तर पर नहीं थी। शोभित इधर उधर देखता है तो अदिति वॉशरूम में भी नहीं थी। शोभित गहरी सांस भरकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था कि विकल्प मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, भाई वो लखनऊ वाला टेंडर 2 दिन में निकलने वाला है, आप जाओगे या फिर किसी और को भेजने वाले हो। मृत्युंजय विकल्प की बात पर बोला, मैं चला जाऊंगा। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय विकल्प से कहता है, दो टिकट बुक करवाना, मेरी वाइफ भी चलेगी मेरे साथ। वैशाली मृत्युंजय की बात पर बोली, काहे, आप दीदी को काहे लेकर जाना चाहते हो? तुम अपनी दीदी को क्यों नहीं समझती कि वह घर में तुम लोगों के साथ रह सकती है? देखो कैसे घूर रही है मेरे जाने के नाम पर। मृत्युंजय ने वैशाली को जवाब दिया। मृत्युंजय के जवाब पर सब लोग महक की तरफ देखते हैं तो महक इधर उधर देखने लगती है। निर्जला अमृत की तरफ देखते हुए बोली, अमृत, वैशाली को लेकर तुम भी मृत्युंजय के साथ लखनऊ क्यों नहीं चले जाते? मृत्युंजय ऑफिस में रहेगा तो तुम वैशाली और महक की देखभाल कर सकते हो। शोभित निर्जला की बात पर बीच में बोला, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। जिस पर मृत्युंजय बोला, मेरा टेंडर है, मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। शोभित मृत्युंजय की आवाज़ में नाराजगी को भाप कर बोला, भाई मैं चला, मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा, तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। मृत्युंजय ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मृत्युंजय को उठता हुआ देखकर शोभित जल्दी से बोला, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए, मेरा पेट भर गया है। मृत्युंजय ने कमरे की तरफ जाते हुए कहा। सब लोग मृत्युंजय और शोभित के बीच की नाराजगी को देख पा रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैशाली दोनों को देखते हुए धीरे से अमृत के कान में बोले, इन दोनों को क्या हो गया है, मियाँ बीवी की तरह झगड़ रहे हैं। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, तुम अपने नाश्ते पे फोकस करो ना, दूसरे की जिंदगी में क्यों फोकस कर रही हो? वैशाली अमृत की बात पर मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगती है। विप्लव और अदिति पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुके थे, जिस कारण शोभित और ज़्यादा परेशान हो गया था। सभी लोग अपना अपना नाश्ता कर अपने काम में लग जाते हैं। मृत्युंजय अपना ऑफिस बैग लेकर नीचे आता है तो देखता है महक नीचे बैठी हुई थी। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, चलो। महक छोटा सा मुंह बनाकर मृत्युंजय से बोली, मुझे एकेडमी जाना है, मैं ऑफिस में क्या करूँगी? मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, मुझसे बातें करना। वैशाली जल्दी से खड़ी होकर मृत्युंजय से बोली,
हमको भी चलना है आपके साथ। मृत्युंजय वैशाली की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, सैर सपाटे के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो अपने पति के साथ आओ। इतना कहकर मृत्युंजय महक को अपने साथ जबरदस्ती लेकर ऑफिस चला जाता है। वैशाली सिर घुमाकर अमृत की तरफ देखती है जो कि नीचे आ रहा था। वैशाली अमृत के पास जाकर बोली, हमको भी चलना है तुम्हारे साथ ऑफिस। हमने बड़के भैया से पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के साथ आओ, हमारे पति तुम हो तो तुम हमें लेकर चलोगे। अमृत वैशाली की बात सुनकर अपनी गर्दन में नहीं हिलाकर बोला, तुम चुपचाप यहीं पर रहो, काहे ऑफिस में हमारे लिए सौतीनियाँ छुपा रखे हो क्या? वैशाली तानते हुए कहा। वैशाली की बात सुनकर अमृत परेशान होकर बोला, यार वैशाली तुम क्या करोगे ऑफिस चलकर, हम तुमको तारेंगे। वैशाली ने 3 शब्दों में जवाब दिया। अमृत अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम मुझे देखोगी तो मैं काम पर फोकस कैसे? तो तुम हम पर फोकस कर लेना, और तुम काम पर फोकस नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सिर पर मारेंगे, फिर तुम काम पर फिर फोकस करोगे। वैशाली ने जवाब दिया। अमृत वैशाली के जवाब पर अपनी गर्दन निराशा से हिलाकर निर्जला से बोला, माँ मैं वैशाली को लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। जिस पर निर्जला अपने सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, और इसे अच्छे से ऑफिस घुमा देना। अमृत अपना सिर हिला देता है और वैशाली के हाथ को पकड़कर कहता है, चले? वैशाली है खुश होकर बोली, हम तो कब से बैठे हैं यहाँ पर, चलो। अमृत वैशाली के एक्साइटमेंट को देखकर मुस्कुरा देता है और उसे अपने साथ लेकर सारंग कंपनी के लिए निकल जाता है। निर्जला जाते हुए अमृत और वैशाली को देखकर मुस्कुराते हुए राजेंद्र जी से बोली, कुछ महीने पहले ये दोनों का कितना झगड़ा होते थे ना, और अब एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। राजेंद्र जी निर्जला के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, आपको रचना और पीताम्बर याद नहीं है क्या? उन दोनों ने लव मैरिज किया था, लेकिन फिर भी कितना झगड़ा होते थे। जिस पर पीताम्बर आते हुए बोले, मैं झगड़ा नहीं करता था भैया, ना एक जंगली बिल्ली, वो मुझसे झगड़ा करती थी। रचना सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली, पीठ पीछे बुराई कर रहे हो मेरी? जिस पर पीताम्बर पलट कर रचना को देखते हुए बोले, मैं तुम्हारे मुंह पर कह सकता हूँ, तुम एक जंगली बिल्ली हो जो हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती हो। रचना अपने दांत पीसते हुए बोली, वो दिन भूल गए क्या जब डंडे से पिटाई हुई थी? पीताम्बर जी इधर उधर देखते हुए रचना को आंखें दिखाकर बोले, रचना तुम चुप रहो। रविंद्रनाथ जी पीताम्बर को हड़बड़ी में देख कर बोले, क्या हुआ? हम ही तो गए थे ना तुम्हें छुड़ाने के लिए। पीताम्बर मुंह बनाते हुए रविंद्रनाथ जी से बोला, पापा बस कीजिए, वो बीता हुआ कल था, आप मुझे याद क्यों दिला रहे हैं? पीताम्बर के चेहरे को देखकर राजेंद्र जी हंसते हुए बोले, हा हा हा, हमारे छोटे भाई को लव एट फर्स्ट साइड हो गया था ना, है ना पीताम्बर ऑफिस बैग उठाकर बोले, मुझे और कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आप लोग बस ऐसे ही मुझे परेशान करते रहते हो। इतना कहकर पीताम्बर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पर रचना पीछे से बोली, सुनिए। पीताम्बर पीछे पलट कर बोले, हाँ मुझे याद है, मेडिसिन टाइम पर खा लेना, लंच टाइम पर कर लेना और टाइम से घर आ जाना। पिछले 26 साल से सुनते आ रहा हूँ मैं। रचना स्ट्रिक्टनेस के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपका बेटा और आप दोनों एक नंबर के कार्टून हो, चलो जाओ। पीताम्बर मुंह बनाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सावित्री जी रचना की तरफ देखते हुए बोली, हमेशा से हमारे बेटे को डरा धमका कर रखा है तुमने। रचना सावित्री जी के बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना माँ, आपका बेटा कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था इसलिए। सावित्री जी रचना की बात पर मुंह बना लेती है तो रचना किचन की तरफ चली जाती है। रचना के जाने के बाद सभी लोग मुस्कुराते हुए फिर से बातें करने लगते। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।